बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रूयन। क्रूयन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्रूयन हम कहते हैं कंटिन्यूस ईटिंग of metal by surrounding medium। अब हमारे पास सराउंडिंग मीडियम जो है इसमें क्या चीज़ मौजूद है। सराउंडिंग मीडियम में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक हवा यानी एयर और दूसरा मॉइस्चर। अब इनके ज़रिए मेटल्स का खाए जाने से मुराद है जी मेटल्स का ख़राब हो जाना, यानी उसका नकारा हो जाना, उसके बाद उसका काबिल इस्तेमाल ना रहना, इस चीज़ को हम क्रूयन कहते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें आयरन की, सो जो आयरन की क्रूयन है जी उसके लिए स्पेशल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं और वो है रस्टिंग। यानी अगर आयरन को लग रहा हो जंग तो आयरन के लिए जो वर्ड है वो हम रस्टिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन यही है जी, ईटिंग कंटिन्यूस ईटिंग ऑफ द मेटल। अब जंग भी किस वजह से लगता है, यानी रस्टिंग किस वजह से होती है जी, वो भी हवा और मॉइस्चर के जरिए होती है। अगर अकेली हवा हो यानी उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद ना हो तो आयरन को जंग नहीं लग सकता, यानी मॉइस्चर एक शर्त है जी सो इसकी जंग लगने के अंदर। और हवा में कौन सी, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। हवा में जो मेनली पार्ट प्ले करती है जी जंग लगने में वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम आयरन की रस्टिंग की तरफ आए कि आयरन की रस्टिंग जो है वो किस तरीके के साथ होती है, सो आयरन की रस्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज है जिसकी वजह से जंग लगना स्टार्ट होता है जी वो है डेंट्स, या इसके ऊपर कोई स्टेन्स मौजूद हैं, यानी इसके ऊपर कोई खराशे मौजूद हैं या दाग धब्बे मौजूद हैं जी, वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनोडिक रीजन। एनोडिक DIC एनोडिक रीजन, यानी वो एनोड प्रोवाइड करते हैं। अगर डेंट्स या स्टेन्स उसके ऊपर मौजूद नहीं होंगे तो एनोडिक रीजन जो है वो नहीं बनेगा। अब एनोडिक रीजन पर होता क्या है, एनोडिक रीजन के ऊपर, क्योंकि 12 दफ़ा हम ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, गैल्वेनिक सेल के में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी। सो यहाँ पर एनोडिक रीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, यानी जो आयरन के पीस हैं, एटम्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, यानी यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो चलेगी, Fe2 पॉजिटिव जो है वो बनेंगे। अब ये वाले Fe2 पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं अब इनकी मूवमेंट होगी जी उस सरफेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक मेटल का पीस है, इस मेटल के पीस में अगर मैं यहां से ये शो करूं कि यहां पर हमारे पास जो हैं वो स्टेन या डेंट्स जो हैं वो इस जगह के ऊपर मौजूद हैं। अब ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास एनोडिक रीजन होगा। अब इस एनोडिक रीजन में क्या हो रहा है जी, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। अब सरफेस पर वो ढूंढेंगे क्या या कहां तक मूव करेंगे,
जब जहां तक उनको ये वाला मॉइस्चर और ज्यादा मिकदार के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल जाती, जहां पर ये दोनों चीजें मौजूद होंगी वो वाला जो रीजन है वो एज ए कैथोड के तौर पर जो है वो काम करेगा। यानी अगर ये यहां पर मौजूद है जी, हवा भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, यानी ऑक्सीजन की तादाद भी मौजूद है और मॉइस्चर भी मौजूद है, सो ये वाला एज एन कैथोडिक रीजन के तौर पर काम करेगा। अब कैथोडिक रीजन पर जो रिएक्शन होगा उसको हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है प्लस पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले वो मूव करते हुए यहां से फॉर्मेशन होगी जी वाटर मॉलिक्यूल की 2H2O। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला हमारे पास H पॉजिटिव कहां से आया? हवा में से तो हमारे पास ये वाली चीज आ रही है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से आ रहे हैं। अब ये वाली चीज जो है ये H पॉजिटिव आयन है, ये हमारे पास कहां से आ रहे हैं? जो H पॉजिटिव आयन है बेसिकली अगर हम यहां से कहें कि ये एस्टिक मीडियम हमारे पास है, एस्टिक मीडियम जो है वो हमारे पास है। अब एस्टिक मीडियम जो है, हम तो किसी किस्म का कोई एसिड नहीं हमने ऐड किया, फिर ये एस्टिक मीडियम कहां से आया? बेसिकली होता ये है कि जो हवा में मौजूद मॉइस्चर है यानी पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्ट करने से बनता है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड हमारे पास, इसको सॉरी जी सही करके हम लिख लेते हैं, कार्बनिक एसिड हमारे पास है जी H2CO3। अब ये वाला जो कार्बनिक एसिड है ये प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव आयन, H3H2CO3। ये हमारे पास यहाँ से जब ये आयनाइज होगा तो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में CO3 नेगेटिव जो है वो। अब ये वाले जो H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ से यानी हवा से मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इनके रिएक्शन से क्या बना जी? कार्बनिक एसिड। और ये कार्बनिक एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाले H पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी इस वाले रिएक्शन के अंदर ये वाले H पॉजिटिव आयन जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना एस्टिक मीडियम ज्यादा होगा उतना जंग लगने का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। अब अगर हम इस रिएक्शन को जो है ओवरऑल रिएक्शन की तरफ इस पे आए, इन दोनों रिएक्शंस को हम सम कर लेते हैं। मैं इसको यहां से रेज कर लेता हूं जी, ये वाला हम यहां से जो है वो रेज कर लेते हैं और ओवरऑल रिएक्शन की तरफ अगर हम आए तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम करते क्या है, इन दोनों का हमने ओवरऑल रिएक्शन जो है वो लिखना है। जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से सम होते हैं कि पहले रिएक्शन के रिएक्टेंट में, जैसे कि पहले रिएक्शन के रिएक्टेंट में हमारे पास आ रहा है जी 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वही चीज दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट में इस्तेमाल हो रही हो, पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो चीज हो, अगर वही चीज दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट में इस्तेमाल हो रही हो तो वो ओवरऑल नहीं लिखी जाती, यानी उसको सम में हम इस्तेमाल नहीं करते। या आसान लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं जी इनको कैंसिल कर देते हैं ये वाले, क्योंकि जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वही यहाँ पर जो है वो यूज हो रहे हैं। सो बाकी रिएक्शन एज इट इज जो है वो सम हो जाएगा। यानी हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पर है जी 2Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस हमारे पास है जी 4H पॉजिटिव आयंस एरो। यहां पर मजीद क्या बन रहा है जी 2Fe 2 पॉजिटिव और इसके साथ हमारे पास क्या बना है, इसके साथ है जी वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन जो है ये वाली जो है ये हमारे पास हो रही है। यानी इस तरह से हम इस रिएक्शन को जो है वो सम कर देंगे। मैंने क्या हमने ये कहा जी कि पहले रिएक्शन के जो चीज़ प्रोडक्ट में आ रही है अगर वही चीज़ दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट में मौजूद हो तो वो नहीं लिखी जाती,
जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम जो है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास है, अब प्रोड्यूस हो गया जी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस, यानी Fe2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुके हैं, और इसके साथ जो है वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। और ऑक्सीजन तो यहाँ पर जो है वो किसी मकदार के अंदर जो है वो पाई जाएगी, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं खत्म होने वाली, सो ऑक्सीजन है। अब ये वाले Fe2 पॉजिटिव आयन, वाटर मॉलिक्यूल और हवा की ऑक्सीजन, ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहां से जंग यानी रस्ट प्रोड्यूस होता है। अब किस तरह से होगा, हम यहां से ओवरऑल जो है वो इक्वेशन लिखते हैं जी। सो यहां पर हमारे पास है जी Fe2 पॉजिटिव आयंस प्लस, बैलेंस करने के लिए हम यहां पर हाफ ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, प्लस हमारे पास है जी 2 + N वाटर मॉलिक्यूल H2O। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन से फॉर्मेशन होगी जी Fe2O3 डॉट NH2O, और साथ में हमारे पास यहाँ से बनेंगे जी पॉजिटिव आयंस। अब आप यहां से ये देखें जी कि पॉजिटिव आयन जो है वो फिर से बन रहे हैं। ये वाला हमारे पास जंग यानी रस्ट का फार्मूला है जी, यहां से रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। मजीद H पॉजिटिव आयन यानी एस्टिक मीडियम रुका नहीं है, एस्टिक मीडियम जो है वो मुसलसल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एस्टिक मीडियम जो है जब मजीद प्रोड्यूस होगा, यानी H पॉजिटिव आयन मजीद प्रोड्यूस हुए, तो यहां पर अब ये जंग लगना रुकेगा नहीं, ये जंग जो है वो मजीद बढ़ता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी की सारी मेटल को जो है वो ख़त्म कर देगा, जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में कह चुके हैं जी ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, यानी मेटल का खाए जाना, मेटल ख़त्म हो जाएंगे जी, मेटल ख़राब हो जाएंगे। सो इस तरीके के साथ ये इनकी केमिस्ट्री है जी, ये वाले जो है वो इसकी केमिस्ट्री है जी। इस केमिस्ट्री के तहत ये वाला जंग का फार्मूला है, यानी इसको जो है वो रस्ट लगता है। सो इस तरीके के साथ मेटल जो है वो ख़राब हो जाती है। सो ये हमारे पास है जी रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रूयन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी देखेंगे जी कि इसको क्रूयन को ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है। आज के लिए जो है वही यही हमारा टॉपिक है। इसमें से कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।